हाँ जी बच्चों, सीए इंटर में आपका स्वागत है। भगवान करे आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहेगा। रिजल्ट का मतलब मेरा फाउंडेशन रिजल्ट से है, तुम्हारे कोरोना के रिजल्ट से नहीं है। हाँ देखो, सीए इंटर के अंदर आपके बोथ ग्रुप की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर फर्स्ट और जो आपका सेकंड ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं। आपका अकाउंट्स है, आपका टैक्स है, कोस्ट है एंड लॉ है। और सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा एक एडवांस अकाउंट्स, एक तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक आपका ऑडिट, एक है आपका EISM, जो थोड़ा कंप्यूटर और थोड़ा तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ का एक मिक्स पोर्शन है। अकाउंट्स आप अपने 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का एक बहुत बड़ा अपग्रेडेड वर्जन है जो आप यहाँ पढ़ेंगे। टैक्स प्योरली आपके लिए न्यू है। कोस्ट अकाउंटिंग, जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी थी, वेरिएबल कोस्ट, फिक्स्ड कोस्ट, उनका ये एक प्रैक्टिकल व्यू है जिसको हम बोलते हैं कोस्ट अकाउंटिंग। लॉ, जो तुमने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा था, उसके आगे के लॉ, कंपनी लॉ के बारे में और भी जो अदर एक्ट हैं उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट और ये EISM। तो मेरा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो कौन सा है तुम्हारा? कोस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले वो समझना। आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपके वेरिएबल एंड फिक्स्ड कोस्ट के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेरिएबल कोस्ट एंड फिक्स्ड कोस्ट। एक बात बताइए, जो वेरिएबल कोस्ट है उसके बारे में आपने क्या पढ़ा? जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक यूनिट बनाने पर जो वेरिएबल कोस्ट आती है वो 5 रुपये है। अब वेरिएबल कोस्ट में क्या क्या होता है? उसको बनाने पर मटेरियल लगता है, उसको बनाने पर लेबर का वेजेस लगता है। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल कोस्ट। प्रोडक्शन करोगे तो ये एक्सपेंडिचर आएंगे, अदरवाइज ये एक्सपेंडिचर आपको इनकर नहीं करने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल कोस्ट। अगर एक यूनिट पर अगर आपका वेरिएबल कोस्ट कितना है? 5 रुपये है, तो बताइए 2 पे कितना होगा? वाह। एक पर अगर आपके 5 रुपये का वेरिएबल कोस्ट है तो बताइए 2 पर कितना होगा? 10 रुपये। 3 पे कितना हो जाएगा? 15। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि अगर मैं 500 यूनिट बनाता हूँ तो मेरा वेरिएबल कोस्ट कितना आएगा? 2500। अगर मैं 2000 यूनिट बनाता हूँ तो वेरिएबल कोस्ट कितना आएगा? 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10,000। क्या आपने ये चीज़ सीए फाउंडेशन में पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि जो ये वेरिएबल कोस्ट होता है ना, वो पर पीस धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपने फाउंडेशन में पढ़ा था कि जो वेरिएबल कोस्ट होता है वो पर पीस धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस होता है। पढ़ा है ना आपने, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। सीए फाउंडेशन में वेरिएबल कोस्ट पर पीस धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस होता है, लेकिन सीए इंटर में आते आते वो रिड्यूस होना बंद हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे यहाँ कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं 1 यूनिट 1 घंटे में बनता है। 1 यूनिट मान लेते हैं कितने घंटे में बनता है? 1 आवर में बनता है, और लेबर को हम 1 आवर का देते हैं 5 रुपीज़। तो अगर पहली बार लेबर उस 1 यूनिट को 1 आवर में बनाता है तो हमारे यहाँ उस 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? 5 रुपीज़। अगर अगली बार लेबर उसी काम को दोबारा करेगा तो क्या 1 आवर लगाएगा? समझ रहे बात? जैसे जैसे आप काम को रिपीट करते हो आपकी एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो लगने वाला टाइम कम हो जाता है, तो उसके कारण हमारी
जो एडिशनल पीस बनाने पर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, उसे हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। और सीए इंटर में जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हम लर्निंग कर्व को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? लर्निंग कर्व को इग्नोर करते हैं। मतलब कि फाउंडेशन बात करता है कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे से आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट पर पीस क्या होती है, कम होती है। पढ़ा है आप लोगों ने? वो जो कंसेप्ट है वो लेके चलता है लर्निंग कर्व थ्योरी को। वो बोलता है कि लर्निंग कर्व के कारण बार बार जब किसी वर्क को हम रिपीट करते हैं तो लगने वाली कॉस्ट क्या होती है, धीरे धीरे थोड़ी कम होती है पर पीस। लेकिन सीए इंटर में हम लोग इस लर्निंग कर्व थ्योरी को इग्नोर करते हैं और हम क्या मान के चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट अगर पर पीस 5 रुपीज़ है तो 500 पे कितनी होगी, 2500, और 2000 पे कितनी होगी, 10,000 होगी। लर्निंग कर्व को प्योरली हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे ही आप सीए फाइनल में पहुंचेंगे वापस बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो पर पीस धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो सीए फाइनल में लर्निंग कर्व थ्योरी को क्या करते हैं, साथ लेके चलते हैं। मतलब कि सीए इंटर की जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो सीए फाइनल की तुम्हारी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो किस चीज़ का है, लर्निंग कर्व का। और लर्निंग कर्व हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो पहली ही क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट के जो कंसेप्ट आपने अपने सीए फाउंडेशन में पढ़े थे उनको घर पर रख के आ जाना, क्योंकि वो जो कंसेप्ट थे वो लर्निंग कर्व थ्योरी के हिसाब से थे और यहाँ पर हम उस लर्निंग कर्व थ्योरी को इग्नोर करते हैं। क्लियर? पहली बात क्लियर है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और आगे। ये ICAI बोलता है कि लर्निंग कर्व कंसेप्ट को सीए इंटर के सिलेबस से इग्नोर करके पढ़ना है और उसी चीज़ को वापस आपको क्या करना है, एज इट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग वापस आएगी जिसमें लर्निंग कर्व थ्योरी को क्या करना है, कंसिडर करके चलना है। ये सीए जो ICAI है ना, उसके सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन है, ये मैंने इग्नोर नहीं किया है। ICAI बोलता है कि यहाँ पर आपको लर्निंग कर्व को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। ये मेरे कंसेप्ट नहीं है, ICAI का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, चैप्टर वाइज, क्योंकि पूरी की पूरी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो चैप्टर वाइज बंटी हुई है। मैं एक साथ आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दूं, हो नहीं सकता। इस चीज़ को करने के लिए चैप्टर वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर पे जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, उस पर कॉस्ट लगती है और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय क्या लगती है बेटा, कॉस्ट लगती है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको अपने घर के लिए कोई डाइनिंग टेबल बनवानी है, होता है डाइनिंग टेबल। तुम तो दरी पे बैठ के खाने वाले आदमी हो, तुम्हें क्या बताओ डाइनिंग टेबल क्या होती है, तो खाना ही नहीं खाते। मेरे तो थाली में वो कटोरी में दूध रख के बिल्ले के तरीके से, है ना मीर। अच्छा, अब मान लो डाइनिंग टेबल आपको बनवानी है। आजकल का पता है फैशन क्या है, आजकल का फैशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं, डाइनिंग टेबल डिज़ाइन सर्च करते हैं गूगल पर और अच्छा सा जो डिज़ाइन निकलता है ना वो हम लेके जाते हैं किसके पास, कारपेंटर के पास। हम जाके बोलते हैं भैया ये बना दे। अब वहाँ पर जब आप जाके माल बनवाते हैं ना तो दो तरीके से वो लोग अमाउंट चार्ज करते हैं, दो तरीके से। एक तो बोल देते हैं कि भैया 20,000 लूँगा, अब उसमें 17 लगे, 18 लगे, 19 लगे, 21 लगे, 22 लगे, वो मेरा, मैं तो आपसे कितने रुपए लूँगा, 20,000 रुपये लूँगा। एक होता है जिसमें हम बोलते हैं कि बता कितने रुपए लेगा, वो बोलते हैं देखो भाई साहब आपके घर पे आके बना दूंगा, जितना लगेगा वो आपका है, मेरी तो जो वेजेस है 500 रुपये पर डे या 1000 रुपीज़ पर डे की जो मेरी क्या है वेजेस है। अगर आप उस कारपेंटर को बोलते हैं ना कि ये फर्नीचर बनाना है तो वो क्या करता है, दो तरीके से रेट बताता है, या तो फिक्स रेट बताएगा या क्या बोलेगा भाई साहब जितना लगेगा वो आपका, मेरा तो जो पर डे का वेजेस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन है या 800 रुपीज़ पर पर्सन पर डे है, वो आपको चार्जेस बता देगा, वो तो आप उसको दे दो, जितना मटेरियल लगेगा वो आपका। लेकिन बेसिकली जो कंपनीज में काम होता है ना वो किस तरीके से काम होता है, ऐसे बोलते हैं जो लगेगा वो आपका, हम आपसे इतना रुपया और ले लेंगे। वो सिंपल सा क्या करते हैं, आप कभी जाएंगे तो क्या करें, नॉर्मली कैलकुलेटर देखा होगा ना आप लोगों ने, कैलकुलेटर लेंगे, पता नहीं कुछ जोड़ रहे होते हैं, वो जोड़ के बोलेंगे हाँ भाई साहब देखो 18,000 रुपये लगेंगे या 19,000 रुपये लगेंगे। वो जो दिमाग में अपना उस कैलकुलेशन को कर रहे हैं ना वही तो कॉस्ट अकाउंटिंग है।
उसी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, उसकी रेट निकाल के आपको बता रहे हैं कि वो आपसे कितने रुपए चार्ज करेंगे। तो मान लेते हैं कि आप किसी बंदे के पास में गए, जाके बोलते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको ये प्रोडक्ट बनवाना है, तो सामने वाला आपको रेट बताएगा। रेट निकालते समय वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, उसमें ऐड करता है। उन चीज़ों को ऐड करने के बाद में आपको रेट बताता है। क्या क्या ऐड करता है वो तो हम आगे आने वाले सिलेबस में पढ़ लेंगे कि वो क्या क्या उन चीज़ों में ऐड करता है। लेकिन ये सोच के बताइए, बाय चांस उसने जो एस्टिमेशन लगाया था, क्या लगाया था, एस्टिमेशन लगाया था, वो ये लगाया था कि यार इस पे लगने वाली जो टोटल कॉस्ट है ना, उसने एस्टिमेशन लगाया था कि 15,000 की कॉस्ट लग जाएगी। क्या क्या उसने जोड़ा होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। उसने एस्टिमेशन लगाया था कि 15,000 की कॉस्ट आ जाएगी, और बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट चाहिए या जन सेवा में लगे हुए हैं, प्रॉफिट चाहिए ना। तो उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, कैलकुलेटर पे प्रॉफिट भी ऐड कर लिया। मान लेते हैं कि प्रॉफिट 20% मान लें, तो 20% कितना हो गया भाई, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उसने बोला कि भैया मैं आपसे 18,000 रुपीज़ चार्ज करूंगा। उसने आपसे 18,000 रुपये ले लिए। अब आप गौर से देखें ना कि ये जो चीज़ है ना बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव कैसे, अगर बाई चांस 90,000 लगे तो 19,000 लगे तो क्या होगा, क्या होगा, नुकसान किसका हो गया। अच्छा वो बोल देगा, आप जब ऑर्डर दे के चले गए, बाद में आए तो बोलते हैं भाई साहब 19,000 रुपये लेंगे, आप दोगे क्या, आप तो कितने दे के जाओगे, 18,000 दे के जाओगे ना। और बाई चांस उस चीज़ को बनाने में 19,000 लग गए तो कंपनी के लग गए खुद के जेब से, 15 लगे, 14 लगे, 13 लगे, 12 लगे, 16 लगे, तो उनका प्रॉफिट है। अच्छा मान लो 12 ही लगे, तो वो क्या बोलेंगे, भाई साहब 12 ही लगे हैं यार, प्रॉफिट जोड़ लेते हैं तो 14 ही होते हैं, आप दे दो 14,000, देंगे क्या, वो तो आपसे 18,000 लेंगे। अगर आपकी कॉस्ट अगर 19,000 लग गई या 20,000 की कॉस्ट आ गई तो कंपनी को आपसे तो कितने लेंगे, 18,000 लेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो कैलकुलेशन है बहुत सेंसिटिव है। अकाउंट्स में क्या होता है, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के थ्रू क्या करते हैं, उस गलती को सही कर देते हैं। टैक्सेशन में अगर हमने इनकम टैक्स गवर्नमेंट को कम जमा करवा दिया तो हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। उस गलती को सुधारने का हमारे पास में क्या है, ऑप्शन है, चांस है। लेकिन यहाँ पर बेटा गलती अगर हो गई ना, कोई चांस है ही नहीं। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है कॉस्ट अकाउंटिंग। और बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की फील्ड जो है ना, ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भैया अकाउंट्स तो बन जाएंगे, टैली पे बन जाएंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न सॉफ्टवेयर से भर देंगे, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने 1 भी रुपये की कम कर दिया, कॉस्ट के एस्टिमेशन में आपने 1 रुपये भी क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसके बाद में कंपनी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है उस चीज़ को रिवाइज करने का। कस्टमर तो माल लेके जाएगा, 18,000 बोल दिए तो कस्टमर तो 18 में ही लेके जाएगा। अगर आपके 19 लगे, 20 लगे तो कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पे करने वाला नहीं है, वो कंपनी को बियर करना पड़ेगा। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो। तो ये एरिया जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। और इसमें जब कंपनी में आप जॉब करते हैं ना, तो डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेंगे जा बेटा सेल प्राइस निकाल, आपको काफ़ी टाइम तक वो चीज़ वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, उस कंपनी के हिसाब से सीखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर यहाँ पर लग रहे हैं, वो सब एक्सपेंडिचर हमें गौर से देखने होते हैं। अच्छा, जब सेल प्राइस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंडिचर जोड़ लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ पीस का डिवाइड कर देते हैं, एक पीस की कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसमें प्रॉफिट जोड़ के क्या करते हैं, सेल प्राइस निकाल देते हैं। ऐसे ही होता है ना भैया। आपने सोच लिया कि भैया पूरे साल भर में 50 लाख की कॉस्ट आएगी, उसमें हम इतना पीस बना देंगे, एक पीस पे इतनी कॉस्ट आ जाएगी, उसके हिसाब से कस्टमर से क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सेल प्राइस निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कितना खर्चा लगा है या लगेगा। एक बात बताओ कि मैंने अगर आज 1 अप्रैल को अगर मान लो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, कस्टमर सेल प्राइस कब पूछेगा, 31 मार्च को आएगा, 1 साल बाद। अब बता दो भाई साहब कितना देना है उसका, ये आज का कस्टमर आज की रेट पे मेरे से माल लेके जाएगा, आज की रेट क्या लगूं। अगर रिटेलर हो ना, रिटेलर हो, होलसेलर, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत किसको हो जाती है, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर को तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर से लेना है, लेकिन कॉस्ट पता कब लगती है,
जब कॉस्ट वो लगती है कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद, लेकिन कस्टमर जब माल लेने आता है हम रेट उसको कब बताते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हम पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो सारा का सारा किस पे होता है? एस्टिमेशंस पे होता है। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जब हम पढ़ने वाले हैं वो सब किसके बेस पर है? ऑन एन एस्टिमेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है? आ जाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मैं सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? मार्जिनल के बारे में। समझते हो मार्जिनल क्या होता है? बता दिया। मार्जिनल क्या चीज़ होती है? एडिशनल। जब भी कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की जाती है उस पर कितना एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? इनकर होता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल। एन एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पे कितनी कॉस्ट आती है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में है? मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। अब देखो मेरे पास में दो ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं एक बहुत सिंपल चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग वो करवा दूं, या एक ऑप्शन है कि जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे टिपिकल चैप्टर है मैं वो करवा दूं। हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? सीधा टिपिकल से, जिसका नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। अब मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो अगर लॉजिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रिकी, सबसे ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ कुछ सीखा है हम लोगों ने। और अदरवाइज जैसे बात करूँ तो हमारे पास में बहुत छोटे मोटे चैप्टर है जिसमें मैं कॉस्ट शीट करवा सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग करवा सकता हूँ। जो बेसिकली 3-3 फॉर्मूले के चैप्टर हैं। 3 फॉर्मूले रट लो, हाँ जी चैप्टर पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में अगर आप अपना स्टडी मैट खोलेंगे ना और नंबर ऑफ फॉर्मूला काउंट करेंगे तो 50+ ले जाएंगे। लेकिन हम बात फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे ही नहीं, हम एक सिंपल तरीके से बात करेंगे, एग्जाम्पल से बात करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। उस एग्जाम्पल से ही आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बर्गर किंग, नाम सुना ना आप लोगों ने? बीकानेर में उसकी फ्रेंचाइजी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि बर्गर किंग की क्या करते हैं, बीकानेर में फ्रेंचाइजी लेके आ जाते हैं, ठीक है ना? तो एक बर्गर किंग है, हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं बीकानेर में इसकी फ्रेंचाइजी, इसका आउटलेट लेके आ जाते हैं। तो अगर ये हम इसका बीकानेर में लेके आ जाते हैं, रेस्टोरेंट टाइप खोल देते हैं, तो हमारे बहुत सारे खर्चे होंगे। उस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो हम एनालिसिस करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो उसका एनालिसिस करते हैं ना, ये उस चीज़ का चैप्टर है। क्या एनालिसिस करते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, वो आप यहाँ पढ़ लेंगे। कल के दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई हुई थी, एक किसी ऑडिटर, किसी कहते हैं ना वो, किसी राइटर ने कुछ लिखा था। उसने अपने कुछ ख्याल, अपने व्यूज़ उसने रखे थे। उसने लिखा था कि भैया कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उससे पहले उस बिजनेस के बारे में क्या करें, रिसर्च करें। बिजनेस को सक्सेस अगर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसका रिसर्च ज़रूरी है। लोग बोलते हैं हाँ यार बात अच्छी है, रिसर्च तो करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, उसके लिए ऑडिटर के जो ना, वो जो एडिटर है, उस एडिटर के व्यूज़ काम नहीं आएंगे, वो मनीष खत्री की क्लास काम आएगी जो किस चीज़ के बारे में है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। क्लियर? तो हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि हम एक बर्गर किंग का एक रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो मैंने बर्गर किंग वाले को फ़ोन किया, हाँ भाई साहब बीकानेर में उसका आउटलेट लेके आना है, बताओ क्या सिस्टम है। तो उसने मुझे बोला कि देखो भाई साहब बात यह है, आपको सबसे पहले हमें 50 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी।
देखा होगा ना आप लोगों ने, 50 लाख रुपए की क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ेगी। मैंने कहा खा जाओगे क्या, कि खाएंगे नहीं, जिस समय आप अपनी फ्रेंचाइजी क्या करेंगे, छोड़ेंगे ना, ये हम आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये मेरे लिए क्या है, रिफंडेबल है। ये मेरे लिए क्या है, रिफंडेबल है, वापस मिल जाएंगे। जब मैं इस फ्रेंचाइजी को वापस क्या करूंगा, सरेंडर करूंगा, तो मुझे वापस मिल जाएंगे मेरे 50 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद में मैंने और सोचा कि मैंने बोला भाई साहब और क्या क्या करना पड़ेगा। उसने बोला देखो भाई साहब, आपको एक प्रॉपर जो लोकेशन होती है वहाँ पर एक शॉप आपको लेनी पड़ेगी रेंट पर। मैंने चलो भाई ले लेंगे रेंट पर। तो मैंने पता किया कि यार अपने अगर व्यास कॉलोनी में लेते हैं ना, अपने तो बीकानेर में तो प्रॉपर जगह कौन सी बचती है, व्यास कॉलोनी। अगर व्यास कॉलोनी में लेते हैं ना तो इसका रेंट मोटा मोटा क्या होगा, क्या लगता है आपको कि किस रेंट पर मुझे ये शॉप किराए पे मिल जाएगी, बोलो। 50,000 मान लें, 50,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगी, ये दुकान किराए पे मिल जाएगी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब क्या क्या लगेगा। उसने कहा कि अगर आप हमारी बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं ना तो 50 लाख तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा करवाने पड़ेंगे, ये आपके प्योरली रिफंडेबल है, वापस लौटा देंगे। दूसरा, एक आपको जगह अच्छी लोकेशन पे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक शॉप रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, उसका किराया कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये पर मंथ। दूसरा, वहाँ पर मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा। आप देखा होगा ना ऐसे रेस्टोरेंट में स्टाफ थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा वेल एजुकेटेड टाइप का, अच्छी लुकिंग वाला होता है, यश गोयल की तरह। तो ऐसे लोगों को मैं तो ऑनर हूँ ना, तो मुझे स्टाफ बना रहा है कि मनीष सर की तरह। अच्छा, स्टाफ रखना पड़ेगा, थोड़ा हेलो सर वाले करने वाला स्टाफ होता है ना, समझ लो तुम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा स्टाफ भी रखना पड़ेगा। तो तकरीबन मान के चल लेते हैं कि वहाँ पर हम 3-4 स्टाफ रखेंगे। स्टाफ को हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। क्या लगता है कि कितनी स्टाफ को सैलरी जाएगी, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग प्योरली एक चैप्टर है जो रिसर्च के बारे में। आप सोच के बताइए कि कितना हमें वहाँ पर स्टाफ को पे करना पड़ेगा। ये सारा का सारा मैं केवल क्या लगा रहा हूँ, एस्टिमेशन लगा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये जो रिसर्च है ना, ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले का रिसर्च है। हम देख रहे हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो देखो, रेंट 50,000 पर मंथ जाएगा, स्टाफ की सैलरी टोटल मिला के बता दो कितने स्टाफ रखने पड़ेंगे, 35,000 में हो जाएगा काम। चलो अपने 40,000 ऊपर लेके चल लेते हैं कि 40,000 पर मंथ का मुझे स्टाफ को पे करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी कितना, 10,000 मान लें, 10,000 के आसपास। 10,000 पर मंथ का क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इसके अलावा वहाँ पर मुझे फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। मुझे वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फर्नीचर में। क्या लगता है वहाँ का अगर अच्छा फर्नीचर बनवाएंगे तो कितने रुपये लग जाएंगे, 2-3 लाख में हो जाएगा फर्नीचर का काम। 2-3 लाख में कुछ ही नहीं होता मेरे भाई। एक एसी लेके आओगे ना 50,000 का, तो एक एसी आता है। 2-3 लाख में कहाँ से तुम सारा लेके आ जाओगे। तो कम से कम मान के चलो 8-10 लाख रुपए कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर फर्नीचर्स में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि फर्नीचर्स में कितने जाएंगे, 10 लाख रुपए आपके चले जाएंगे, हाँ या ना। आगे बात करें। ये बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया। मैंने बोला कि भाई साहब अब हमारे यहाँ वो सिस्टम क्या रहेगा, जो कस्टमर को हम गुड्स सर्व करेंगे ना, जो भी बर्गर आपके पिज़्ज़ा वीज़ा है, उनका सिस्टम क्या रहेगा। उन्होंने बोला कि देख भाई, हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। हम उसका आपको एक मेन्यू भेज देंगे, उस मेन्यू में उसकी रेट लिखी होती है, उस रेट पे आप कस्टमर को माल बेचें। बर्गर बना के उसका बर्गर का कैसे बनता है उसके लिए हम आपके पास में, हम आपसे 50 लाख क्यों ले रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम हमारे यहाँ से 2 स्टाफ आपको भेजेंगे जो कम से कम आपको यहाँ पर 2-3 महीने के अंदर क्या कर जाएंगे, ट्रेन कर जाएंगे कि कैसे वो चीज़ हम लोग बनाते हैं। क्योंकि इनका टेस्ट है ना वो पूरे जगह पर इंडिया में क्या रहता है, सेम रहता है। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड, तो मतलब कि हर चीज़ जो हर जगह उनकी जो क्वालिटी है ना वो क्या आती है, सेम आती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती है। उन्होंने बोला कि 2 स्टाफ हम भेजेंगे जो बाकायदा आपको 2 महीने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रेंड कर जाएंगे। उसके बाद में आप अपने हिसाब से चलाइए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि फिर वो जो ब्रेड होगी,
बर्गर की या जो अंदर का जो मटेरियल होगा वो सिस्टम, उन्होंने बोला कि वो सारा कुछ हम भेजेंगे आपको, वरना तुम बीकानेर में लोकल ब्रेड अपनी खरीद के बेचोगे, हमारा नाम वो खराब करोगे। ऐसा ही होता है, बकायदा हर जो मटेरियल है वो कौन भेजती है? कंपनी। वहीं से सारा कुछ आता है आपके पास में, चाहे आप डोमिनोज ले जाइए, हर चीज एक एक आइटम कहां से आता है? कंपनी से आता है। तो कंपनी ने हमें बोला कि देखो भाई साहब, हर चीज हम भेजेंगे। 100 रुपए की चीज है, चाहे वो 500 रुपए की चीज है, उसको बनाने का सारा मटेरियल हम आपको भेजेंगे। तो मैंने कहा साहब शेयरिंग कैसे रहेगी? कि जो भी सेल प्राइस होगी ना, जो भी सेल प्राइस होगी उसका 70% हमारा होगा, 30% आप रख लेना। तो मतलब कि जितनी भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट की क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, मान लो 500 होगी, 100 होगी, 50 होगी, अलग अलग पीस की क्या होती है, अलग अलग आइटम की अलग अलग होती है, कि जो भी हमारे यहाँ आपके प्रोडक्ट की क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, उसमें से 70% तो कौन ले गई? कंपनी ले गई। कंपनी किस चीज के लिए लेके जा रही है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम पर। तो उस पे 70% तो क्या आएगी आपकी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और उसका 30% क्या होगा? हमारे पास में बच जाएगा। 70% तो कौन ले जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम पे कंपनी ले गई, 30% हमारे पास में बच जाएगा। 30% हमारे पास में बच जाएगा। तो 30% हमारे पास बच रहा है ना, 30% बच गया हमारे पास। किस चीज का 30%? सेलिंग प्राइस का 30% हमारे पास बच रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कंट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ, प्रशांत सर कॉस्ट अकाउंटिंग की फीस लेते हैं बच्चों से 6,000 रुपये, उसमें से मुझे पे कर देते हैं 4,000 रुपये। 6,000 लिए, मनी सर ले गए कितने रुपए? 4,000 रुपये। प्रशांत सर के पास कितने बच गए? 2,000 रुपये। तो वो प्रशांत सर के लिए कंट्रीब्यूशन है। क्या है? कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब ये कंट्रीब्यूशन आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा हो, क्या दे रखा हो? जब ये कंट्रीब्यूशन आपको किस में दे रखा हो? इन परसेंटेज दे रखा हो ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं। हाँ या ना? वैसे 30% जो बच रहा है वो क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब ये चीज आपको परसेंटेज के टर्म में दे रखी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं। तो मतलब कि 30% तो जो ये डीलरशिप ले रहा है, जो ये आउटलेट लेके आ रहा है, उसके पास बचेगा। 70% कौन ले जाएगी? कंपनी ले जाएगी। हाँ या ना? हम कर क्या रहे हैं? हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इसे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ने ये सारी बातें फेक बताई है। अभी एक बंदा है जो लाने का सोच रहा है, उसने मुझसे पूछा भी था कि भाई साहब ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। हालांकि जो मैंने अमाउंट लिया ना वो एग्जैक्ट वो नहीं है जो रियल में है, मैंने उसके आसपास का अमाउंट आपके सामने रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएंगे 50 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स पे कितने रुपए? 10 लाख रुपए। यहाँ पर आपका किराया लगेगा, जितना भी सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट का उसका 70% कंपनी ले जाएगी ऑन अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड देयर विल बी 30% पीवी रेशो, जिसको हम बोलते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 30% होगा। और बताएं, जो ये 50 लाख का आप डिपॉजिट दोगे कहाँ से लाओगे? बैंक से लोन। लोन पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट है वो बताओ कितना हो जाएगा? 50 लाख के लोन पे कितने इंटरेस्ट मानो? तकरीबन 11 से 12% का अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जो आप ये लिमिट जिसको हम बोलते हैं लोन लेते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, 11 से 12% की रेट पे आपको मिलता है। अपने मान लेते हैं 10% मान लेते हैं, तो 10% का तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए तुम्हारे साल भर के हो गए। कौन से हो गए? ये पर मंथ में है, ये कौन सा वाला है? पर एनम पर है। और दूसरी बात, ये फिक्स एसेट्स, उसका पैसा कहाँ से लाओगे? वो भी तो लोन से आएगा। तो लोन कितना हो जाएगा? 60 लाख हो जाएगा। लोन जाएगा कितने का? 60 लाख पे कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा साल का? 6 लाख रुपए। क्लियर? और दूसरी बात है, ये डिपॉजिट तो रिफंडेबल है, लेकिन जो फिक्स एसेट्स में आपने पैसा लगा दिया उसकी वैल्यू एक प्रॉपर टाइम के बाद में क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस पे हर साल क्या लगेगा बच्चों? डैप लगेगा। बताओ डैप कितना हो जाएगा? 10 साल लाइफ मान लो इसकी, क्योंकि 10 साल बाद में आपको पता है कि इनके फैशन सारे क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपको अप टू डेट रहना है तो इन चीज़ों को हटाना पड़ता है और नई चीज़ लानी पड़ती है। 10 साल मैंने बहुत ऊपर पे ले लिया, तो मान लेते हैं इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल है।
तो डेप्थ कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए पर एनम। ये सारी रामायण तुम्हारे सामने है जो एक बंदे ने तुम्हारे सामने रखी, जो बकायदा बर्गर किंग की इस एजेंसी को बीकानेर में लाने का सोच रहा है, इसके आउटलेट को बीकानेर में खोलने का सोच रहा है, रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहा है। बर्गर किंग हो सकता है, अलग अलग ब्रांड देखे होंगे आप लोगों ने, कोई भी ब्रांड हो सकता है। मैं बर्गर किंग क्यों बोलूं? मान लो रेमंड्स का लेके आओगे तो क्या होगा, उसमें भी सेम सिस्टम होगा। आप जितना भी माल बेचोगे उसका 70% कंपनी ले जाएगी, 30% आपके पास बच जाएगा। कहीं 80 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कहीं 60 हो जाएगा, कहीं 40 हो जाएगा, कहीं 50-50 होगा। यही चलता है। ये सारा का सारा तुम्हारे सामने एक सिस्टम है जो मैंने क्या कर दिया, रख दिया। अब मुझे बताइए, जब ये बंदा ये चीज देखता है, अच्छा ये रहेगा, अब वो पहले क्या सोचता है? जब बंदा इतने सारे चीजों को देखता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? अपने पास कितना बचेगा। वो कहता है कि यार, सबसे पहले तो वो सोचता है माल कितना बेचना पड़ेगा कि ये खर्चे निकल जाए। अब मेरा प्रॉफिट होगा वो तो बात की बात है। पहले तो बंदा ये रिसर्च करता है कि इसको, इन एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए हमें कम से कम कितना माल बेचना पड़ेगा। उसके बाद में हम कुछ रिसर्च एजेंसीज होती है, क्या होती है, उन रिसर्च एजेंसी को हायर करते हैं। उनको पूछते हैं कि अगर हम बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी बीकानेर लेके आते हैं तो आप ऑनलाइन रिसर्च कीजिए, आप लोगों से मिलिए, रिसर्च कीजिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट ही बोल सकता हूँ एक बार तो, इनिशियली जो बंदा आएगा वो क्या करने आएगा, आप पता कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आएंगे। क्योंकि कस्टमर को लाना अलग चीज है, उनको रिटेन रखना। तो उनको मैंने बोला कि भैया आप रिसर्च करो कि क्या कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। तो वो रिसर्च करेंगे किस चीज के बारे में कि कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, और प्लस साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के उससे भी क्या करवाएंगे, रिसर्च कराएंगे कि सीए साहब पहले आप बताओ यार कि कम से कम हमें कितना माल बेचना पड़ेगा। तो बताइए, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सजेस्ट कीजिए कि ये सारे खर्चे रिकवर करने के लिए आपको साल भर में कितने रुपए का सेल्स, कितने रुपए का टर्नओवर, समझो टर्नओवर, कितने रुपए का टर्नओवर आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे खर्चे आपको निकल जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितना टर्नओवर आपको करना पड़ेगा कि आपके ये सारे खर्चे निकल जाएंगे। तो इसका बहुत सिंपल तरीका, कितना टर्नओवर करना पड़ेगा पता ही नहीं। तो मैंने कहा टर्नओवर को तो एक्स मान लो, मैथमेटिक्स हम पढ़ के आए हैं, हम उस मैथमेटिक्स को, यहाँ है ये इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। हमने कहा टर्नओवर को एक्स मान लो, तो टर्नओवर कितना हो गया एक्स। उस टर्नओवर का हमारे पास कितना बचेगा, 30%, 70% तो मैन्युफैक्चरिंग वाले ले गए, हमारे पास क्या बचेगा, 30% बचेगा। और मैं क्या चाहता हूं कि एटलीस्ट जो ये 30% मेरा बच जाए ना, दैट शुड बी इक्वल टू ये सारे एक्सपेंडिचर। बोलो एक्सपेंडिचर कितने हैं, 6 लाख। कैलकुलेटर जोड़ो, वो तो लाइन नहीं होंगे, हम लोग मुंह उठा के आए सीधा, हमको पता है थोड़ा था कैलकुलेटर की भी कोई जरूरत होती है। जोड़ो, पर नंबर निकालो, इनको देखो साथ में निकाल लो। ये कितना हो गया, 1 लाख, 12 लाख ये हो गया, 6 लाख ये रहा, 18 लाख और 1 लाख ये रहा, 19 लाख। तो मतलब कि जो एक्स का 30% जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन बचेगा ना, दैट शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट कितना, बोलो 19 लाख। मैथमेटिक्स काम आ गई कि जो टर्नओवर होता है उसका 30% मेरे पास बचता है। मैं क्या चाहता हूं, इस टर्नओवर का कम से कम कितना, जो 30% मेरे पास बचा है ना, दैट शुड बी इक्वल टू दिस, ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, 19 लाख। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 19 लाख डिवाइड बाय 30% कितना होगा, मतलब 63,33,000। तो मतलब कि अगर आपको ये सारे एक्सपेंडिचर रिकवर करने हैं तो कम से कम आपको 63 लाख रुपए, 33,000 समथिंग का आपको माल बेचना पड़ेगा। समझ रहे, समझ रहे हो। इतना टर्नओवर होने के बाद तो क्या होगा, हमारे कॉस्ट रिकवर होगी। इस कॉस्ट में हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट और फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो बैंक से लोन लिया है उसका भी इंटरेस्ट निकल जाएगा।
फिक्स्ड एसेट्स पे जो डैप है वो भी निकल जाएगा, ऊपर से जो हमारे खर्चे हैं वो भी निकल जाएंगे। कम से कम इतना माल बेचना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हमें ये मान के चलना है कि ये सारे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहते हैं। तो पता लगा स्टाफ 2 एक्स्ट्रा और आ गया, अरे यार अब उनके खर्चे निकालने के लिए सेल्स को और बढ़ाओ। तो अगर मुझे लगता है कि हाँ इतना टर्नओवर मेरे यहाँ पर हो सकता है तो मैं इसमें आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा, वरना वहीं पर अपनी फाइल को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, नहीं हमारे बस का नहीं है। अच्छा 63 लाख का मतलब साल भर में ना, अगर डिवाइड करेंगे बाय 12 तो महीने का कितना निकल के आएगा, 5 लाख रुपए के आसपास। उसमें भी 30 का डिवाइड करेंगे, 5 लाख में भी क्या करेंगे 30 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा महीने का, 17-18 हज़ार के आसपास डेली का। मैं डेली आपकी जो सेल्स है, जो गले में पैसे आते हैं, समझो बन समझो, जो गले में पैसे आते हैं वो कम से कम कितने आने चाहिए, 16-17 हज़ार के आसपास आने चाहिए, तब जाके खर्चे निकलेंगे। बात समझ आ गई? तो मुद्दा ये हो गया कि क्या अभी कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं ना। अब ICAI के अंदर इसके बने हुए फॉर्मूले में क्या लिखा गया, एक्स हमने क्या माना था, सेल्स। तो ये बोलते हैं कि सेल्स का फॉर्मूला हो गया सेल्स इक्वल टू 19 लाख क्या था, आपकी सारी कॉस्ट। आपकी सारी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है क्या, सारी कॉस्ट ये वेरिएबल कॉस्ट है क्या, ये कौन सी कॉस्ट है, रेंट है, स्टाफ सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सी कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो सेल्स इक्वल टू आपकी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय 30%। 30% क्या था कि सेल्स में जितना आपके पास में बचता है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपके पास में पीवी रेशियो है, तो सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PVR। तो ये ICAI ने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। केवल इस छोटे एग्जांपल से मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूलों की जरूरत है ही नहीं इस चैप्टर में, केवल आपको लॉजिक पता होना चाहिए। और लॉजिक तब ही समझ में आएंगे जब आप इस टाइप के एग्जाम्पल खुद घर बैठ के बनाएंगे, खुद सोचेंगे, नेट से रिसर्च करेंगे, लाके पूछेंगे सर देखो मैंने बनाया वो सही है या नहीं है। अब मुझे सोच के बताओ क्या ये चीज़ हर बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होती है, नहीं होती रिसर्च करना? अब सोचो मान लो आपने बिना रिसर्च किए चल भाई जय भैरूनाथ आ जाओ स्टार्ट करते हैं बिजनेस। वो आस्था अलग चीज़ है, विश्वास भरोसा भगवान पर अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए उसका रिसर्च करना अलग चीज़ है। छोटा बिजनेसमैन हो सकता है इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचे, लेकिन जहाँ बड़े लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉस्टिंग की भाषा में क्या चीज़, मार्जिनल कॉस्टिंग। बस में आगे अब इसी में बंदा बोलता है कि भाई साहब इतना टेंशन ले रहा हूँ, इतना बर्डन उठा रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, तो कम से कम चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए पर एनम। 10 लाख का प्रॉफिट कमाना है भाई साहब। मैंने कहा अच्छी बात है, अब बताओ कितने रुपए का माल बेचना पड़ेगा? क्यों नालायक, सीधा 73 लाख। चले कैलकुलेटर उठा ले। अब 70 मतलब 10 लाख रुपए का माल आप लोग और बेचोगे। आपने बोला कि इससे 63 है ना, 10 का प्रॉफिट है 73 हो जाएगा। मान लो 10 लाख रुपए का माल और बेचोगे तो क्या होगा, 70%। कंपनी बोलेगी ला 10 लाख का माल और बेचा, ला हमारे पास तो फिर 3 लाख ही बचे ना। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे सेल्स होती है ये कॉस्ट वैसे वैसे इंक्रीज होती है, इसीलिए इस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ये वो एक्सपेंडिचर है जो सेल्स पे डिपेंड करता है, जैसे सेल्स बढ़ेगी ये बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि ब्रेक इवन के बाद, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब जहां पर हम सारे खर्चे रिकवर कर लेते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसको बोलते हैं वैसे ब्रेक इवन सेल्स, या जिसको बोलते हैं आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ये ब्रेक इवन सेल्स है आपकी, वो तो मैं मुंह से निकल गया, मैंने बोलता ही नहीं ब्रेक इवन के बारे में, कल समझाता। ये तो वो सेल्स होगी जिसमें हम सारे खर्चे निकाल रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि 10 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया कि भैया आपको कितना माल बेचना पड़ेगा। सर देखो हमारे पास में 19 लाख के तो खर्चे हैं, 19 लाख रुपए के तो हमारे साल भर के क्या है खर्चे हैं, ऊपर से आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। मैंने कहा चाहिए तो चाहिए,
तो बताओ टर्नओवर कितना करना पड़ेगा? लेट टर्नओवर एक्स, टर्नओवर को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इस एक्स की टर्नओवर पे तुम्हारे पास कितना बच जाएगा? 30%। तो हमारे पास इस टर्नओवर का 30% बचेगा, और ये जो 30% बचेगा ना, वो कितने के बराबर होना चाहिए? 19 लाख के तो खर्चे और प्लस हमें 10 लाख का प्रॉफिट और चाहिए। दैट मीन्स आपको एक्स की वैल्यू निकालनी आती है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 29 लाख डिवाइड बाय 30%, कितना आता है मेरे भाई? एग्जैक्ट 96.66 लाख। कितना माल आपको बेचना पड़ेगा? नियर अबाउट 1 करोड़ की टर्नओवर हो गया। और 1 करोड़ का टर्नओवर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बीकानेर जैसे शहर में। आप दिल्ली और में जाएंगे ना, वहाँ पर उनकी जो डेली का जो टर्नओवर होता है इन बर्गर किंग्स का, डोमिनोज का, जो डेली का टर्नओवर होता है ना, वो कितना होता है? डेली का लाखों में होता है। और बीकानेर में भी आप ढंके रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो आप उनको देखेंगे ना, तो वहाँ पर कम से कम डेली का 70-80 हज़ार रुपये का टर्नओवर तो नॉर्मल सी बात है। हमारे बीकानेर में कचौड़ी वाले जो होते हैं ना, उनका डेली का टर्नओवर होता है 20-25 हज़ार रुपये का। ये तो बर्गर किंग है भाई, इतना हो जाता है आराम से 1 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन होता ही नहीं है तो अपने को मतलब ही नहीं। अपने तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले को क्या बोलना है? हमारे पास तो क्लाइंट आएगा, क्या बोलेगा? भाई साहब, सीए साहब, आप सजेस्ट करो कि कितना माल बेचना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम उसको क्या क्या बताएंगे? देख भाई, अगर केवल खर्चे निकालने ना, तब तो तुझे केवल और केवल 63 लाख समथिंग का माल बेचना पड़ेगा। प्रॉफिट चाहिए साहब, बिजनेस कर रहा हूँ तो प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए साहब? 10 लाख का चाहिए। तो देख 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम तुझे 96,60,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा। बोलेगा यार सीए साहब जोरदार हैं, सीए साहब ने क्या बात सिखाई है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि जो जिसको हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं कंसल्टेंसी। क्या बोलते हैं? तो ये कंसल्टेंसी है। ये पूरा का पूरा चैप्टर किस बात पे टिका हुआ है? कंसल्टेंसी पे टिका हुआ है। हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इतना माल बेचना पड़ेगा, ऐसा है तो इतना माल बेचना पड़ेगा। अब उसको एजेंसी लेनी है नहीं लेनी है, वो किसका डिसीजन है? वो प्योरली उसका डिसीजन है जिसका पैसा लग रहा है। हम तो केवल एज ए कंसल्टेंट सामने वाले को क्या करते हैं? एक फाइनेंशियल आइडिया देते हैं कि हाँ इतना इतना तुझे सेल्स को रोटेट करना पड़ेगा अगर तुझे ये बिजनेस को आगे प्रोसीड करना है। तो बात समझ आ गई ना? तो ऐसे ही एग्जाम्पल चलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। देखना अभी टाइम क्या हुआ है, 10 बज गए क्या पूरे? चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।